नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस के माध्यम से कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS एक्सेल में एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए ब्लैंक शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है MS एक्सेल से। यदि हमें MS एक्सेल में एंटायर कॉलम मतलब एक पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। एंटायर का मतलब है एक पूरा कॉलम। आपको यहां पर 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है MS एक्सेल में एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने की क्या शॉर्टकट की होती है। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि एंटायर रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। मतलब कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की अलग है, रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की अलग है। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा देता है। MS एक्सेल की जो फाइल होती है उसे वर्कबुक कहा जाता है। एक्सेल में जो पेज यूज होता है उसे वर्कशीट कहा जाता है। एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। 16,384 कॉलम होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि हमें एक्सेल में एंटायर कॉलम को मतलब एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। एक्सेल में यदि आपको कॉलम सिलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+स्पेस। कंट्रोल के साथ स्पेस की को प्रेस करके हम एक कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको रो को सिलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की होती है Shift+स्पेस। Shift+स्पेस से एक कंप्लीट रो सिलेक्ट हो जाती है और कंट्रोल+स्पेस से एक कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। तो यहां पर हमने एक साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार करे। MS एक्सेल की एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं, 16,384 कॉलम होते हैं। कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+स्पेस का यूज किया जाता है और एक कंप्लीट रो को सिलेक्ट करने के लिए Shift+स्पेस का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हम इन दोनों शॉर्टकट की को MS एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो चलते हैं MS एक्सेल सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। जिस कॉलम पर हमारा कर्सर है, जिस कॉलम पर हमने अभी कर्सर रखा है, यदि हमें इस कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल के साथ स्पेस को प्रेस करेंगे। कंट्रोल+स्पेस से एंटायर कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल+स्पेस। इसी प्रकार से आपका कर्सर जिस रो पर है, यदि उस कंप्लीट रो को सिलेक्ट करना है, एंटायर रो को सिलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की होती है Shift+स्पेस। Shift+स्पेस से एक रो सिलेक्ट हो जाती है और कंट्रोल+स्पेस से एक कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USB निम्न में से एक ब्लैंक होता है। USB निम्न में से एक ब्लैंक होता है। हमें यहां पर USB नाम दिया गया है और हमसे पूछा गया है यह एक क्या होता है। प्रोसेसर होता है, स्टोरेज डिवाइस होती है, पोर्ट होता है या चिप होती है। तो जो USB है यह एक पोर्ट होता है। पोर्ट कंप्यूटर सिस्टम से डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव,
इस प्रकार की डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूएसबी एक पोर्ट होता है और यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी एक कंप्यूटर में पोर्ट होता है जिसके द्वारा हम मल्टीपल टाइप की डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसबी एक पोर्ट होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2016 में 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड 2016 में 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। एमएस वर्ड से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यदि हमें 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करनी है तो हम कौन सी शॉर्टकट की उपयोग करेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना होगा लाइन स्पेसिंग क्या होती है। लाइन स्पेसिंग है जब आप कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो पैराग्राफ में मल्टीपल लाइन होती हैं, दो लाइन के बीच में यह जो वर्टिकल गैप होता है, वर्टिकल स्पेस होता है, इसे कहा जाता है लाइन स्पेसिंग। दो लाइनों के बीच में जो वर्टिकल स्पेस होता है, जो गैप होता है, उसे क्या कहा जाता है, लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। यदि आप एमएस वर्ड में 1 लाइन स्पेसिंग सेट करना चाहते हैं, सिंगल लाइन स्पेसिंग, तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+1। 1 या सिंगल लाइन स्पेसिंग सेट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+1। यदि आपको 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करनी है, 1.5, तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+5। और यदि आपको डबल या 2 लाइन स्पेसिंग सेट करनी है तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+2। तो एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग को सेट करने के लिए 3 शॉर्टकट की हैं। सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+1, 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+5 और डबल लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+2। तो यहां पर हमसे पूछा गया था 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करने की शॉर्टकट की वह होती है Ctrl+5। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या होती है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15। 1.15 एमएस वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है। मतलब जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हो, पैराग्राफ टाइप करते हो, तो ऑटोमेटिक लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, 1.15। आप इसे चेंज कर सकते हो 1 लाइन जो कि Ctrl+1 से होता है, आप कर सकते हो 1.5 लाइन Ctrl+5 से होता है, आप कर सकते हो डबल लाइन जो कि होता है Ctrl+2 से। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम इन सभी शॉर्टकट की को एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो चलते हैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है, सैंपल टेक्स्ट। अब यदि हमें किसी भी पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग को सेट करना है तो पहले हम उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं 2 लाइनों के बीच में कुछ हमें ब्लैंक एरिया दिया गया है, गैप दिया गया है, वही कहलाता है लाइन स्पेस। हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ ग्रुप में यहां पर एक ऑप्शन होता है लाइन स्पेसिंग। बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप लाइन स्पेसिंग कितनी होती है, 1.15। और आप इसे चेंज करके कर सकते हैं 1 लाइन, चेंज करके आप कर सकते हैं 1.5 लाइन, 2 लाइन, 2.5, 3। इस प्रकार से यहां पर मल्टीपल टाइप की लाइन स्पेसिंग होती है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसे सेट कर सकते हैं। एक शॉर्टकट की हमने देखी थी Ctrl+1 जो कि सिंगल लाइन स्पेसिंग सेट करती है। एक शॉर्टकट की हमने देखी Ctrl+5 जो कि 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट करती है। एक शॉर्टकट की हमने देखी Ctrl+2 जो कि डबल लाइन स्पेसिंग को सेट करती है। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है। यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं
जो कि इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने की सुविधा प्रदान करती हैं। यदि आपको इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो आप सर्च इंजन का यूज कर सकते हैं। वेब ब्राउजर अलग होता है और सर्च इंजन अलग होता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा देता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा देता है, जबकि सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं जो इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करती हैं। मतलब यदि आपको अपने कंप्यूटर पर किसी सर्च इंजन को यूज करना है तो पहले आपको वेब ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेब ब्राउजर वह सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर वेबसाइट ओपन की जाती है। तो सर्च इंजन तो एक वेबसाइट है लेकिन वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है। मतलब वेब ब्राउजर के अंदर सर्च इंजन को ओपन किया जाता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं जो इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर डेटा को सर्च करती हैं, जैसे कि google.com, याहू, विकिपीडिया और माइक्रोसॉफ्ट बिंग। माइक्रोसॉफ्ट बिंग यह एक सर्च इंजन है। गूगल क्रोम तो एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउजर है, एप्पल सफारी भी एक वेब ब्राउजर है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट बिंग है यह एक सर्च इंजन है जो कि किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर सर्च करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट बिंग एक सर्च इंजन है। बाकी जो भी ऑप्शन थे वह सभी वेब ब्राउजर थे। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक वह विभाजक मतलब डिवाइडर्स होते हैं जो एक वर्कशीट को प्रिंटिंग के लिए अलग अलग पेजेस में डिवाइड करते हैं। यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। ब्लैंक वह विभाजक या डिवाइडर्स होते हैं जो एक वर्कशीट को प्रिंटिंग के लिए अलग अलग पेजेस में डिवाइड करते हैं। एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस एक्सेल में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक वर्कशीट को अलग अलग पेज में हमें प्रिंट करने की सुविधा देता है। जब आप एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट बनाते हैं तो आपने देखा होगा वर्कशीट में तो मल्टीपल रो होती हैं, मल्टीपल कॉलम होते हैं। जब आप कोई टेबल बनाते हैं, कोई डेटाबेस बनाते हैं और उसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो एक पेज पर हमें कितना मैटर प्रिंट करना है, कितने रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं, यह हम किस ऑप्शन से सेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, ब्लैंक वह विभाजक या डिवाइडर्स होते हैं जो एक वर्कशीट को प्रिंटिंग के लिए अलग अलग पेजेस में डिवाइड करते हैं। तो यदि हमें एक वर्कशीट को अलग अलग पेजेस में डिवाइड करना है तो हम कर सकते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक एक ऐसा ऑप्शन है जो एक वर्कशीट को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर देता है ताकि हम अलग अलग डेटा को अलग अलग पेज पर प्रिंट कर सकें। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पेज ब्रेक एक ऐसा ऑप्शन है जो एक वर्कशीट को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर देता है जिससे कि हम हर पार्ट का डेटा अलग अलग पेज पर प्रिंट कर सकें। इसको हम प्रैक्टिकली एमएस एक्सेल पर भी देख सकते हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर एमएस एक्सेल में कुछ डेटा तैयार किया है। हमने यहां पर एक नंबर की सीरीज बनाई है। यदि हम अभी इस लिस्ट को प्रिंट करें, हम अपनी इस लिस्ट को पेज को प्रिंट करें Ctrl+P से, तो आप देख सकते हैं एक पेज पर हमारे कितने रिकॉर्ड प्रिंट हो रहे हैं। एक पेज पर हमारे लगभग 40-50 नंबर प्रिंट हो रहे हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा सेकंड पेज, इसके बाद आ जाएगा हमारा थर्ड पेज। इस प्रकार से हमारा प्रिंट निकलेगा। लेकिन यदि हमें यहां पर यह सेट करना है कि एक पेज पर हमें कितना रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं, कितना डेटा प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक ऑप्शन हमें पेज लेआउट टैब में प्राप्त होता है। पेज लेआउट में फॉर एग्जाम्पल हमने कर्सर रखा रो नंबर 4 पर, 4th रो पर हमारा कर्सर है। इसके बाद हम पेज लेआउट पर गए, यहां पर एक ऑप्शन होता है ब्रेक्स, और ब्रेक्स के अंदर हमने यूज किया इंसर्ट पेज ब्रेक। जैसे ही हमने इंसर्ट पेज ब्रेक किया, आप देख सकते हैं यहां पर एक लाइन आ गई है। लाइन इसका मतलब है जहां पर हमारा कर्सर था यहां से हमारा पेज ब्रेक हो गया है। अब यदि हम Ctrl+P से प्रिंट आउट निकालते हैं
तो आप देख सकते हैं जहां पर हमारा कर्सर था वहां से पेज को ब्रेक कर दिया गया है, और अब जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो जहां से पेज ब्रेक हुआ है उसके ऊपर वाली इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर वाले रिकॉर्ड एक पेज पर आ गए हैं, और अदर जो रिकॉर्ड थे वह ट्रांसफर हो गए हैं पेज नंबर 2 पर। इसी प्रकार से पेज नंबर 3 होगा। तो आपको अपनी वर्कशीट में जितने भी पेज ब्रेक करने हैं आप कर सकते हैं। कर्सर को सेट करें, पेज लेआउट टैब को सिलेक्ट करें, ब्रेक्स ऑप्शन के अंदर होता है इंसर्ट पेज ब्रेक। आप देख सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार हम रो वाइज या कॉलम वाइज पेज को ब्रेक कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कहां से पेज को ब्रेक करना है। एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट को हम मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और अलग अलग पेज पर इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर सकते हैं। यह होता है पेज ब्रेक। आप देख सकते हैं पेज ब्रेक के द्वारा हमने इंफॉर्मेशन को मल्टीपल पेजेस में डिवाइड कर दिया है। यह होता है पेज ब्रेक, जो कि एक वर्कशीट को प्रिंटिंग के लिए अलग अलग पेजेस में डिवाइड कर देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पेज ब्रेक एक विभाजक या डिवाइडर होता है जो एक वर्कशीट को प्रिंटिंग के लिए अलग अलग पेजेस में डिवाइड कर देता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विंडोज सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम जो यह शो करता है कि कंप्यूटर में कौन से प्रोग्राम्स और सर्विसेज चल रही हैं ब्लैंक कहलाता है। एक विंडोज सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम, विंडोज तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मॉनिटर प्रोग्राम मतलब जो कोई रिपोर्ट शो करता है, मॉनिटरिंग करता है, जो यह शो करता है कि कंप्यूटर में कौन से प्रोग्राम और कौन सी सर्विसेज अभी चल रही हैं, वह क्या कहलाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को मॉनिटर करता है, मतलब उसको चेक करता है और आपको यह बताता है कि अभी आपके कंप्यूटर पे कौन कौन से प्रोग्राम और कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं, वह कहलाता है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर क्या होता है, आपके कंप्यूटर पर करंट टाइम पर कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन सी एप्लीकेशन, कौन कौन सी प्रोसेस रन हो रही हैं, इनकी जानकारी शो करता है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर एक मॉनिटर प्रोग्राम होता है जो करंट टाइम पर रन होने वाली प्रोसेस, प्रोग्राम और सर्विसेज की लिस्ट को शो करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टास्क मैनेजर। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है। टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप से आप टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं, जो कि आपको यह इंफॉर्मेशन देता है कि आपके कंप्यूटर पर करंट टाइम पर कौन कौन से एप्लीकेशन, कौन कौन सी प्रोसेस, कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं। यह जानकारी देता है टास्क मैनेजर। और टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टास्क मैनेजर एक विंडोज सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम है जो करंट टाइम पर रन होने वाले प्रोग्राम और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन को शो करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में ब्लैंक एक प्रकार का पेज ओरिएंटेशन है। एमएस एक्सेल में ब्लैंक एक प्रकार का पेज ओरिएंटेशन है। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में ब्लैंक एक प्रकार का पेज ओरिएंटेशन है। पेज ओरिएंटेशन क्या है हमें यहां पर बताना है। बुलेट्स है, लैंडस्केप है, क्लिप आर्ट है या मैक्रो है। तो जो पेज की ओरिएंटेशन है, पेज की ओरिएंटेशन दो होती हैं। एक होती है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, जिसमें पेज को लंबाई में मतलब वर्टिकली शो किया जाता है और वर्टिकली प्रिंट किया जाता है। दूसरी जो पेज ओरिएंटेशन होती है वह होती है लैंडस्केप, जिसमें पेज को चौड़ाई में या हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टली शो किया जाता है और प्रिंट किया जाता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमएस एक्सेल में ब्लैंक एक प्रकार का पेज ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन दो ही होती हैं, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में पेज को वर्टिकली शो किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, और लैंडस्केप में पेज को हॉरिजॉन्टली शो किया जाता है, हॉरिजॉन्टली प्रिंट किया जाता है। तो यहां पर जो लैंडस्केप है वह एक पेज की ओरिएंटेशन है।
अदर सभी ऑप्शन ओरिएंटेशन नहीं है, क्योंकि ओरिएंटेशन दो ही होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? मतलब जब आप एमएस एक्सेल में पेज को प्रिंट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट पेज कैसा प्रिंट होता है? बाय डिफॉल्ट पेज प्रिंट होता है हमारा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में। पोर्ट्रेट एमएस एक्सेल के अंदर जो पेज का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वह क्या होता है? पोर्ट्रेट। मतलब जब आप एक्सेल में प्रिंट आउट निकालेंगे तो ऑटोमेटिक पेज कैसा प्रिंट होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एमएस एक्सेल में लैंडस्केप एक प्रकार का पेज ओरिएंटेशन होता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। यह एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यहां पर पेज लेआउट टैब में एक ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन, और आप देख सकते हैं ओरिएंटेशन दो होती हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। लेकिन डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है? पोर्ट्रेट, जिसमें हमारा पेज वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब लंबाई में प्रिंट किया जाता है। आप इसको चेंज करके लैंडस्केप भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में आप ब्लैंक मेन्यू से कंसोलिडेट ऑप्शन को उपयोग कर सकते हैं। यह क्वेश्चन भी एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में आप ब्लैंक मेन्यू से कंसोलिडेट ऑप्शन को उपयोग कर सकते हैं। यह क्वेश्चन भी एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में आप ब्लैंक मेन्यू से कंसोलिडेट ऑप्शन को उपयोग कर सकते हैं। कंसोलिडेट ऑप्शन क्या होता है? कंसोलिडेट ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो अलग अलग वर्कशीट के डेटा को या अलग अलग वर्कबुक के डेटा को एक फाइल में कंबाइन करने की सुविधा देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक्सेल में अलग अलग वर्कशीट पर कुछ डेटा तैयार किया है और आपको तीनों वर्कशीट का डेटा एक ही वर्कशीट पर लाना है, इकट्ठा करना है, कंबाइन करना है, तो आप कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यह ऑप्शन अलग अलग वर्कशीट के डेटा को कंबाइन करता है या अलग अलग फाइल के डेटा को भी कंबाइन करता है। इसे डेटा कंसोलिडेशन भी कहा जाता है। डेटा कंसोलिडेशन मतलब यह किस टैब में प्राप्त होगा? डेटा टैब में। एमएस एक्सेल के अंदर यदि हमें अलग अलग वर्कशीट के डेटा को या अलग अलग वर्कबुक के डेटा को कंबाइन करना है, मिलाना है, एक वर्कशीट पर लाना है, तो उसके लिए डेटा कंसोलिडेशन ऑप्शन यूज किया जाता है। मतलब यह डेटा मेन्यू में हमें प्राप्त होता है। डेटा टैब के अंदर या डेटा मेन्यू के अंदर कौन सा ऑप्शन होता है? कंसोलिडेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डेटा टैब में या डेटा मेन्यू में कंसोलिडेट ऑप्शन होता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस एक्सेल पर। एमएस एक्सेल में मल्टीपल टाइप के टैब होते हैं, टैब जिन्हें मेन्यू भी कहा जाता है। यह टैब है। तो डेटा टैब के अंदर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन होता है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट ऑप्शन किस टैब में या मेन्यू में प्राप्त होता है? हमें डेटा मेन्यू के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस एक्सेल में डेटा टैब या डेटा मेन्यू से हम कंसोलिडेट ऑप्शन को उपयोग कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ब्लैंक एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। यह क्वेश्चन फॉर्मेटिंग से संबंधित है। फॉर्मेटिंग से जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट को आकर्षक बनाने के लिए, स्टाइलिश बनाने के लिए उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की जाती है। फॉर्मेटिंग के अंतर्गत एक ऑप्शन होता है फॉन्ट स्टाइल। तो हमसे पूछा गया है ब्लैंक एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक या स्मार्ट आर्ट। तो जो फॉन्ट स्टाइल होती हैं वह होती हैं बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक। स्मार्ट आर्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो स्मार्ट आर्ट है यह तो टेक्स्ट को शेप के माध्यम से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। यदि हमें किसी इंफॉर्मेशन को चित्रों के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, अट्रैक्टिव ग्राफिक्स में रिप्रेजेंट करना है, तो स्मार्ट आर्ट का यूज किया जाता है। लेकिन बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर फॉन्ट स्टाइल होती हैं। इनको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं एमएस वर्ड पर। चलते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड में यदि आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करें, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो यहां पर
फॉन्ट स्टाइल होती हैं, जो कि होती है रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड। रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, यह सभी क्या होती हैं? फॉन्ट स्टाइल। लेकिन स्मार्ट आर्ट कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं होती है। स्मार्ट आर्ट तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी इंफॉर्मेशन का, स्मार्ट आर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मार्ट आर्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक हार्डवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक हार्डवेयर नहीं है? हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है दिए गए ऑप्शन में से कौन एक हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कुछ फिजिकल डिवाइसेस होती हैं। हार्डवेयर कुछ फिजिकल डिवाइसेस होती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, यह सभी हार्डवेयर डिवाइस होती हैं। और एक होते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह कहलाता है सॉफ्टवेयर, जबकि हार्डवेयर होती हैं कुछ फिजिकल डिवाइसेस। तो हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या एक हार्डवेयर नहीं है? तो स्कैनर तो एक हार्डवेयर है, प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है, मॉडेम भी एक हार्डवेयर है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर है। इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी है, लैंग्वेज प्रोसेसर भी है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। लेकिन यह प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। एक कंपाइलर होता है, कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, लेकिन वह एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन बदलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्रेटर हार्डवेयर नहीं है, इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आपको और भी क्वेश्चन तैयार करने हैं। मॉडेम क्या है? मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करती है। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करती है। मतलब यदि हमें टेलीफोन लाइन से इंटरनेट कनेक्ट करना है तो मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलती है। इसीलिए मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। यहां पर प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में बदलता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में कन्वर्ट करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरप्रेटर हार्डवेयर नहीं है, यह एक सॉफ्टवेयर होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर किए जाने वाला कोई भी मैसेज डेटा के स्मॉल पार्ट में डिवाइड होता है। यह डेटा के स्मॉल पार्ट्स क्या कहलाते हैं? ट्रांसफर किया जाने वाला कोई भी मैसेज डेटा के स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता है। यह डेटा के स्मॉल पार्ट्स क्या कहलाते हैं? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से इंटरनेट से संबंधित है। ट्रांसफर किए जाने वाला कोई भी मैसेज मतलब आपने नेटवर्क में इंटरनेट पर यदि कोई मैसेज ट्रांसफर किया, कोई डेटा ट्रांसफर किया, तो उसे डेटा के स्मॉल पार्ट में मतलब छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। यह डेटा के स्मॉल पार्ट्स क्या कहलाते हैं? यह क्वेश्चन नेटवर्क से या इंटरनेट से संबंधित है। मतलब जब हम नेटवर्क में या इंटरनेट में कोई भी डेटा ट्रांसफर करते हैं, कोई मैसेज ट्रांसफर करते हैं, तो उसे स्मॉल साइज के पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और वह डेटा के पार्ट कहलाते हैं पैकेट्स, डेटा पैकेट्स। जब भी हम किसी डेटा को, किसी फाइल को ट्रांसफर करते हैं नेटवर्क में, इंटरनेट पर, तो उसे स्मॉल साइज के पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यह पार्ट कहलाते हैं डेटा के पैकेट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी,
ट्रांसफर किए जाने वाला कोई भी मैसेज डेटा के स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता है, यह डेटा के स्मॉल पार्ट्स पैकेट कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा पैकेट्स कहा जाता है इन्हें। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में पैराग्राफ टैब्स का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में पैराग्राफ टैब्स का प्रकार नहीं है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में पैराग्राफ टैब्स का प्रकार नहीं है? यहां पर आपको एमएस वर्ड के जो बेसिक टैब होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वह एमएस वर्ड की विंडो के टैब होते हैं, लेकिन हमें क्या पूछा गया है? पैराग्राफ टैब का प्रकार नहीं है। जब आप एमएस वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करते हैं तो पैराग्राफ के अंतर्गत टैब नाम का भी एक फीचर होता है, टैब्स। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में पैराग्राफ टैब्स का प्रकार नहीं है? एमएस वर्ड में जब आप किसी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करते हैं तो पैराग्राफ के अंतर्गत एक ऑप्शन होता है टैब्स। एमएस वर्ड के अंदर 5 प्रकार के टैब्स होते हैं, 5 प्रकार के। हमसे पूछा गया है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा टैब नहीं है? लेफ्ट टैब होता है, सेंटर टैब होता है, राइट टैब होता है, डेसिमल टैब होता है, बार टैब होता है, लेकिन जस्टिफाई टैब नहीं होता है। तो जब आप एमएस वर्ड में पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करते हैं तो पैराग्राफ के अंतर्गत एक ऑप्शन होता है टैब्स, जो कि 5 प्रकार के टैब होते हैं, लेफ्ट टैब, राइट टैब, सेंटर टैब, डेसिमल टैब, बार टैब, लेकिन जस्टिफाई नाम का कोई टैब नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एमएस वर्ड में जस्टिफाई नाम का पैराग्राफ टैब नहीं होता है। हम इन सभी ऑप्शन को एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यदि हम लेआउट टैब के अंतर्गत पैराग्राफ ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स, तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के अंदर एक ऑप्शन होता है टैब्स, और यहां पर हमें 5 प्रकार के टैब दिए जाते हैं। एक होता है लेफ्ट टैब, एक होता है सेंटर टैब, एक होता है राइट टैब, एक होता है डेसिमल टैब, एक होता है बार टैब, लेकिन यहां पर रेगुलर टैब नहीं होता है। तो यहां पर 5 प्रकार के टैब देख सकते हैं आप, लेफ्ट टैब, सेंटर टैब, राइट टैब, डेसिमल टैब और बार टैब। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमएस वर्ड में टैब की डिफॉल्ट साइज क्या होती है, या हम कीबोर्ड से जब टैब की को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक कितना स्पेस सेट हो जाता है। यदि आप टैब की को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ½ इंच का, मतलब 0.5 इंच का स्पेस सेट हो जाता है। तो यहां पर हमने एक साथ कई ऑप्शन को समझा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जस्टिफाई टाइप का कोई टैब एमएस वर्ड में नहीं होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDRW में डेटा मिटाया और परिवर्तित किया जा सकता है। CDRW में डेटा मिटाया और परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन कितनी बार किया जा सकता है यह हमें बताना है। ओनली 1 टाइम, मतलब केवल एक बार, मैक्सिमम 2 टाइम्स, मतलब अधिकतम 2 बार, मैक्सिमम 100 टाइम्स, मतलब अधिकतम 100 बार, एज मैनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड, मतलब हम कितनी बार भी डेटा को बदल सकते हैं, मिटा सकते हैं, जितनी हमारी आवश्यकता है। यह जो क्वेश्चन है यह मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन है। CDRW क्या है? CDRW एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, यह CD का टाइप है। आपने ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस पढ़ी होगी, CD, DVD, ब्लूरे, तो CD का टाइप है CDRW। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क CD का फुल फॉर्म होता है। और कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल CDRW का फुल फॉर्म है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यह एक ऐसी CD है जिसमें हम बार बार डेटा को मिटा सकते हैं और नया डेटा स्टोर कर सकते हैं। आपको यहां पर एक और क्वेश्चन तैयार करना है। इससे संबंधित क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस
सीडी पर बार बार डेटा को चेंज किया जा सकता है, या निम्न में से कौन सी सीडी रीयूजेबल होती है? वह होती है CDRW। CDRW का मतलब क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। यह एक ऐसी सीडी होती है जिसमें हम आवश्यकता अनुसार कई बार डेटा को मिटा सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, और नया डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो CDRW का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जिसमें हम आवश्यकता अनुसार कितनी बार भी डेटा को चेंज कर सकते हैं। यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनल मेमोरी है? निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनल मेमोरी है? मेमोरी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनल मेमोरी है? इंटरनल मेमोरी बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी को, या हम कह सकते हैं मेन मेमोरी को। हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी होती है उसे क्या बोला जाता है? इंटरनल मेमोरी, जो कि होती है रैम। रैम हमारे कंप्यूटर की एक इंटरनल या मेन मेमोरी होती है, जिसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। इंटरनल मेमोरी वह मेमोरी कहलाती हैं जो कि प्राइमरी मेमोरी होती हैं, मेन मेमोरी होती हैं, जो बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर करती हैं, लेकिन इनकी स्पीड फास्ट होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रैम एक इंटरनल मेमोरी है। इसे प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहने तक डेटा को स्टोर करती है। कंप्यूटर सिस्टम ऑफ होने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको सीडी का फुल फॉर्म भी याद करना है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। रैम एक इंटरनल मेमोरी होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी हिस्सों को ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रोग्राम्स के चलने के लिए उसमें एक ब्लैंक होना आवश्यक है। कंप्यूटर के सभी हिस्सों को ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रोग्राम्स के चलने के लिए उसमें एक ब्लैंक होना आवश्यक है। मतलब यदि हमें कंप्यूटर सिस्टम के सभी पार्ट्स को प्रॉपरली यूज करना है और कंप्यूटर सिस्टम में अदर प्रोग्राम्स को चलाना है, तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? कंप्यूटर सिस्टम में हमारे जितने भी पार्ट हैं, जितने भी हमने डिवाइसेस जोड़ी हैं, वह सभी सही तरीके से काम करें। और यदि हमें कोई सॉफ्टवेयर चलाना है, कोई प्रोग्राम चलाना है, तो वह भी सही तरीके से चले। इसके लिए कंप्यूटर में क्या होना आवश्यक है? इसके लिए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है मतलब हमारे कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर है। यदि हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं होगा, बूट नहीं होगा। जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, रन हो जाता है, तभी हम अदर सभी प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सभी पार्ट सही तरीके से काम करें और हम अदर प्रोग्राम को रन कर सकें, इसके लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन एक ब्लैंक की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक ब्लैंक की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। पाइथन एक ब्लैंक की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो जो पाइथन है, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन एक
हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज है वह तो है मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, जिसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। और जो सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है वह है असेंबली लैंग्वेज, यह भी एक लो लेवल लैंग्वेज है। तो पाइथन क्या हो जाएगी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। तो पाइथन एक हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज शटडाउन ऑप्शन के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। विंडोज शटडाउन ऑप्शन के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यदि हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन करना है मतलब ऑफ करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। विंडोज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज शटडाउन ऑप्शन के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यदि आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करना है तो उसे आप शट डाउन करते हैं। शट डाउन ऑप्शन प्राप्त होता है Alt+F4 से। Alt+F4 से हम कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। लेकिन यह शॉर्टकट की अलग अलग कंडीशन में अलग अलग काम करती है। यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम पर कोई विंडो ओपन है, कोई सॉफ्टवेयर ओपन है, आप उसको बंद करना चाहते हैं तो भी आप Alt+F4 का यूज कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर पर जो भी अभी विंडो सामने ओपन है, जो भी एक्टिव विंडो है, यदि उसको बंद करना है तो आप किसका यूज करेंगे, Alt+F4 का। लेकिन यदि आपके कंप्यूटर पर कोई भी विंडो ओपन नहीं है, कोई भी प्रोग्राम नहीं चल रहा है, तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को भी शट डाउन कर सकते हो। किससे, Alt+F4 से। मतलब यदि कोई विंडो ओपन होगी तो उस विंडो को क्लोज कर सकते आप इससे, और यदि कोई भी विंडो ओपन नहीं है तो आप कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Alt+F4 से शट डाउन ऑप्शन यूज किया जा सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे किसी डॉक्यूमेंट की एंडिंग में ऐड किया जाता है। निम्न में से किसे किसी डॉक्यूमेंट की एंडिंग में ऐड किया जाता है। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है। निम्न में से किसे किसी डॉक्यूमेंट की एंडिंग में ऐड किया जाता है। फुटर, फुटनोट, एंड नोट या हेडर। यहां पर आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। हमसे पूछा गया है निम्न में से किसे किसी डॉक्यूमेंट की एंडिंग में ऐड किया जाता है। पहले हम हेडर फुटर को समझ लेते हैं। जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई फाइल बनाते हैं, तो पेज का जो टॉप मार्जिन होता है, ऊपर वाला मार्जिन, इसे कहते हैं हेडर और बॉटम मार्जिन को कहते हैं फुटर। पेज के टॉप मार्जिन को क्या कहते हैं, हेडर, और बॉटम मार्जिन को क्या कहते हैं, फुटर। मतलब पेज का टॉप मार्जिन कहलाता है हेडर और पेज का बॉटम मार्जिन कहलाता है फुटर। हेडर फुटर तो प्रत्येक पेज पर होते हैं। हर पेज पर हेडर भी होता है, हर पेज पर फुटर भी होता। मतलब यह तो हमारे आंसर अभी नहीं है। अब क्या बचा, फुटनोट और एंड नोट। जो फुटनोट और एंड नोट है इनमें से ही हमारा आंसर है। फुटनोट जो होता है, फुटनोट आप किसी पेज की एंडिंग में ऐड कर सकते हो, पेज की एंडिंग में। फुटनोट कहां लगता है, किसी भी पेज की एंडिंग में। जबकि एंड नोट कहां लगाया जाता है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट की एंडिंग में। एंड नोट और फुटनोट दो ऐसे ऑप्शन हैं जो आपकी फाइल में, आपके डॉक्यूमेंट में यूज होने वाले टेक्स्ट से संबंधित कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने की सुविधा प्रदान करते हैं। आपने अपनी फाइल में, अपने डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट टाइप किया है, उस टेक्स्ट से संबंधित यदि आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो आप एंड नोट और फुटनोट का यूज कर सकते हैं। फुटनोट किसी पेज के एंडिंग में, मतलब पेज के बॉटम में ऐड होता है, जबकि एंड नोट कंप्लीट फाइल की एंडिंग में, कंप्लीट डॉक्यूमेंट की एंडिंग में ऐड होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एंड नोट। निम्न में से किसे किसी डॉक्यूमेंट की एंडिंग में ऐड किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट मतलब फाइल की एंडिंग में क्या लगता है, एंड नोट। आपको और भी कुछ क्वेश्चन तैयार करने हैं। जो एंड नोट और फुट नोट है, यह दोनों ऑप्शन रेफरेंस टैब में प्राप्त होते हैं। रेफरेंस टैब में, MS वर्ड का जो रेफरेंस टैब है उसमें एंड नोट और फुट नोट प्राप्त होते हैं। इन दोनों की आपको शॉर्टकट की भी याद करनी है। चलते हैं MS वर्ड पर, इन दोनों ऑप्शन को देखते हैं। MS वर्ड के अंदर रेफरेंस टैब में एक ऑप्शन होता है इंसर्ट फुटनोट।
एक ऑप्शन होता है इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट और फुटनोट दोनों ही रेफरेंस टैब में प्राप्त होते हैं। जो फुटनोट होता है वह ऐड होता है किसी पेज के बॉटम में, मतलब पेज के नीचे, जबकि एंड नोट कहां ऐड होता है? कंप्लीट फाइल की एंडिंग में। दोनों की शॉर्टकट की याद करनी है आपको। एंड नोट की शॉर्टकट की है ऑल्ट कंट्रोल डी, ऑल्ट कंट्रोल डी या कंट्रोल ऑल्ट डी, जबकि फुटनोट की शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट कंट्रोल एफ या कंट्रोल ऑल्ट एफ। तो यहां पर हमने कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड नोट को डॉक्यूमेंट की एंडिंग में ऐड किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या साइज में सबसे छोटा होता है? निम्नलिखित में से क्या साइज में सबसे छोटा होता है? हमें यहां पर कंप्यूटर के कुछ टाइप्स दिए गए हैं। कंप्यूटर के कुछ टाइप्स, निम्नलिखित में से क्या साइज में सबसे छोटा होता है? पाम टॉप, लैपटॉप, डेस्कटॉप या नोटबुक? जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, नोटबुक है, यह पाम टॉप से साइज में बड़े होते हैं। पाम टॉप मतलब सबसे छोटी साइज का एक कंप्यूटर जिसको हम पाम मतलब हथेली में, हाथ में लेकर यूज कर सकते हैं, जैसे कि टैबलेट है, स्मार्टफोन है, यह सभी किसके एग्जाम्पल हैं? पाम टॉप के। पाम टॉप एक साइज में सबसे छोटा कंप्यूटर होता है जिसे हम पाम मतलब हथेली में लेकर यूज कर सकते हैं। और जैसे कि टैबलेट है, स्मार्टफोन है, यह किसके एग्जाम्पल होते हैं? पाम टॉप के। तो निम्नलिखित में सबसे छोटा क्या हो जाएगा? पाम टॉप। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाम टॉप एक सबसे छोटी साइज का कंप्यूटर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डॉस में किसी फाइल को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डॉस में किसी फाइल को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन डॉस से पूछा गया है। डॉस से, डॉस क्या है? डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। यह एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, CUI पर वर्क करता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर। डॉस कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, डॉस में किसी फाइल को कॉपी करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? यदि आपको डॉस में कोई फाइल कॉपी करनी है तो आप कॉपी कमांड का यूज करेंगे। कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड होती है? कॉपी कमांड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉस में किसी फाइल को कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।